to my YouTube channel Fine Touch Biology. Guys, आज इस लेक्चर में हम नाइन्थ स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर यानी कि बायोलॉजी का नाइन्थ स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को शुरू करते हैं। ये वो चैप्टर है बेटा जो हमको ये बताता है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सारे लिविंग बींग्स जो हैं एक स्मॉल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मिलकर बने हैं जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। गाइस, सेल उसी तरीके से हर लिविंग बींग्स में वर्क कर रहा है जिस तरीके से किसी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए एक ईंट काम करती है, ठीक इसी तरीके से एक सेल काम करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे वो कैसा हो, यूनिसेलुलर हो, या फिर वो मल्टी सेलुलर हो। चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म को बनाने में सेल ही इन्वॉल्व होती है। बस फर्क इतना है कि यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल है, और अगर मल्टी सेलुलर है तो मोर सेल्स, यानी बहुत सारी सेल्स लगी हुई है इसको बनाने में। यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल में एग्जाम्पल आपके लिए एमीबा, यूग्लिना एक्सेट्रा। मल्टी सेलुलर में हायर प्लांट्स, कॉमा एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, इनको शामिल किया गया। जो यूनिसेलुलर है उनके अंदर सारी एक्टिविटीज सिंगल सेल के अंदर ही हो रही है। एमीबा है जिसका कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर इन शेप, ऑल एक्टिविटीज अकर इन सिंगल सेल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सब कुछ वो एक ही सेल की हेल्प से कर रहा है। जबकि मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स लगी हुई हैं और डिफरेंट सेल्स जो है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट करने में मदद करती है। तो गाइस याद रखें कि जिस तरीके से एक बिल्डिंग को ईंटों की मदद से बनाया जाता है, ठीक इसी तरीके से कुदरत ने यानी कि नेचर ने लिविंग बींग्स को बनाने के लिए उस ईंट की जगह पर किसका यूज किया? सेल का यूज किया। ठीक, तो गाइस आगे हम जो बात करेंगे वो सेल की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहली बार सेल को किसने देखा, सबसे पहली बार उसे किस फॉर्म में देखा गया, कैसे देखा गया। ठीक है, वो सारी पॉइंट्स पर हम जो है अपनी बात को पूरा करेंगे। गाइस, डिस्कवरी ऑफ सेल, तो सेल की डिस्कवरी के बारे में क्या कहा जाता है कि दुनिया में सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट हुआ है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। इन्होंने एक कॉर्क के स्लाइस पर, कॉर्क जो होता है वो स्पेशली बार्क ऑफ ट्री है, एक पेड़ की छाल है, उससे हम बॉटल पर एयर टाइट एक कैप बनाते हैं जो शैंपिंग वगैरह में लगाया जाता है, जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये कॉर्क होती है और इस कॉर्क को बॉटल के माउथ पर लगा दिया जाता है। तो जब रॉबर्ट हुक ने इस कॉर्क का एक स्लाइस काटा और उस स्लाइस को काट कर अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, प्रिमिटिव से मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बिगिनिंग में सबसे ज्यादा सिंपल फॉर्म के जो माइक्रोस्कोप थे उसे, तो इन्होंने अपने ही प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से जब इस कॉर्क स्लाइस को, उसके छोटे से पीस को ऑब्जर्व किया तो उनको एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया। कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर गाइस उसमें नजर आई और इस स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया वो लिटिल रूम कहा। लिटिल रूम को जब लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया तो उसका मतलब बनता था सेल।
मतलब क्या बनता है, सेल। यानी कि दुनिया में सबसे पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया बेटा, रॉबर्ट हुक ने किया। और कब किया, 1665 में। इसके लिए उन्होंने अपने पहले प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप का यूज किया था और उन्होंने उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से ये जो कॉर्क है, इस कॉर्क के स्लाइस का, इस कॉर्क के स्लाइस का एक छोटे से पीस को ऑब्जर्व किया और उनको एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आई, यानी उनको छोटे छोटे चैम्बर नजर आए। इन्हीं छोटे चैम्बर्स को उन्होंने सेल नाम दिया, जिसका मतलब था लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो असल में उन्होंने सिर्फ एक ये सेल वॉल जैसी स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर को देखा। इनसाइड द सेल उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। और उन्होंने अपनी इस सारी बात को उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में शामिल कर लिया। माइक्रोग्राफिया में शामिल कर लिया। तो ये रहा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। ठीक, अब यहां पर एक पॉइंट बनता है कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑब्जर्व किया था वो लिविंग था या डेड, तो भैया वो तो डेड था। क्यों? क्योंकि कॉर्क जो होता है वो डेड सेल से मिलकर बना होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर जो फर्स्ट सेल देखा गया वो डेड फॉर्म में देखा गया था। इसी के साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ है एंटोनी वॉन लीवनहॉक। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने सबसे पहली लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में, यानी तालाब के पानी के एक छोटे से सैंपल में 1674 में ऑब्जर्व किया और उन्होंने उसके अंदर कुछ बहुत माइन्यूट लिविंग बींग्स को देखा। ये जो लिविंग बींग्स थे उन लिविंग बींग्स को जब उन्होंने चेक किया तब उन्होंने कहा कि ये तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, यानी सिंगल स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर थी वो। उसके अलावा एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जो था स्पर्म ऑफ ह्यूमन, स्पर्म ऑफ डॉग और अदर ऑर्गेनिज्म के स्पर्म्स को भी ऑब्जर्व किया था। तो इसी सेल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट बेटा इसमें अगर देखें तो जैसे रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर न्यूक्लियस इन प्लांट सेल, यानी रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया और वो भी किसमें, प्लांट सेल में। ठीक, सेकंड परकिंज, ये भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म इन 1866 में। प्रोटोप्लाज्म यानी कि ये वो टर्म था जिसके बारे में परकिंज ने ये बताया था कि एक सेल के अंदर एक लिविंग फ्लूइड है जिसकी वजह से सेल जो है वो लिविंग मानी जाती है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जो प्रोटोप्लाज्म है वो असल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों की कंपोजिशन है, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। यानी हम न्यूक्लियस को अलग हटा के साइटोप्लाज्म की बात नहीं कर सकते और साइटोप्लाज्म को अलग हटा के न्यूक्लियस की बात नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों को मिला के परकिंज ने क्या कहा कि हर एक सेल के अंदर एक लिविंग फ्लूइड है जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा और जिसको उन्होंने लाइफ का बेसिक मटेरियल भी कहा। नेक्स्ट है हैकेल। हैकेल ने बताया कि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, गाइस वो कैरेक्टर्स जो हमको हमारे पेरेंट्स से मिले, चाहे वो हमारी हाइट हो, हमारा आंखों का कलर हो, बालों का कलर हो, या हमारी बोलने का तरीका, हमारा स्किन कलर, हमारा नाक नक्शा, जो भी कुछ है वो सारे कैरेक्टर हेरिडिटरी कैरेक्टर कहलाते हैं जो उनसे हमको मिले। तो वो कैरेक्टर न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहते हैं और जब वो न्यूक्लियस यानी कि जब कोई लिविंग बीइंग्स मैच्योर हो जाता है तो वो अपने जैसे ही नए लिविंग बीइंग्स को प्रोड्यूस करता है, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए सेल चाहिए, उस सेल में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में ही ये सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है वो स्टोर रहते हैं और उसी न्यूक्लियस की हेल्प से वो ट्रांसमिट होते हैं। यानी वो सेल जब जाएगी किसी नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए तो क्या होगा कि वो उन्हीं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को लेकर जाएगी। ये बात किसने कही, हैकेल ने कही। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ सेल की बारे में जाना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे न्यूक्लियस को सबसे पहली बार किसने देखा, प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया,
ठीक है। हैकल ने हमको क्या बताया कि न्यूक्लियस जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स के स्टोरिंग और ट्रांसमिटिंग में हेल्प करता है। तो गाइस जो भी पॉइंट्स यानी कि या जो भी डाउट्स हैं आपके, वो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से कंफर्म कर सकते हैं।